हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉड्यूलेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है। हमारा यूनिट थर्ड भी काफ़ी अब एंड पर आ चुका है, ख़त्म ही होने वाला है। आज हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमने यूनिट थर्ड में क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हमने दो चीज़ें पढ़ी, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। आपके पास पिछला जो सेशन आया था स्ट्रेट लाइन का, वो उसका क्वेश्चन आया था। आज जो हम करेंगे वो सर्कल के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो लेक्चर है किनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है? जो भी लीड के स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की पढ़ाई चल रही है दिल्ली पॉलिटेक्निक की, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बिहार पॉलिटेक्निक जो भी, अगर आपका अप्लाइड मैथ्स 1 है तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। अप्लाइड मैथ्स 1 का ये पूरा सिलेबस है। क्या है आपके पास? यूनिट थर्ड अप्लाइड मैथ्स 1। अगर आपका ये सिलेबस है तो आप कर सकते हो इसे। अप्लाइड मैथ्स 1 अगर आपको पढ़ना है तो आज आप हमारे सेशन से जुड़ सकते हो और कुछ अच्छे अच्छे सवाल देख सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली सवाल करने से पहले कुछ रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको क्या हो, थोड़ा सा आइडिया मिलता है। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल था, सबसे पहले हमने जो देखा था उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने बेसिकली ये देखा था कि अगर एक सर्कल है तो ये सेंटर होता है, ये आपका रेडियस होता है, और पूरा अगर आप कर दो तो ये डायामीटर हो जाता है। पूरा अगर कर दो यहाँ से डायामीटर, ये आपका सरकमफ्रेंस हो जाता है। इसके अंदर जो कवर होता है वो एरिया हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि ये अगर आपका क्या हो जाता है, कॉर्ड हो जाता है। उसके बाद देखा था कि ये जो आपका होता है ये आर्क होता है ना। और हमने सरकमफ्रेंस और एरिया का फॉर्मूला देखा था। ठीक है। और हमने इसमें क्या देखा था? उसके बाद सेक्टर देखा था। सेक्टर में क्या होता है, रेडियस हमारे पास होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, सेगमेंट देखा था। इस टाइप से अगर क्लोज हो गया तो सेगमेंट होता था हमारे पास। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था, जो मेन चीज़ है वो देखा था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है? वो इस तरह से था कि अगर x में h का इस तरह से आप माइनस कर दो, प्लस y में अगर आप इस तरह से k का माइनस कर दो और ये r स्क्वायर लिख दो, इसमें ये हो जाता था हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें हमें बेसिकली जानना था ये h हमारा और ये k, ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाता था, और ये r हमारा जो है रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाता था। और अलग अलग कंडीशन पर आप इसी को सेटिस्फाई कराते जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन निकलेंगे। एक आपने याद करो ये देखा था 2 डिग्री कर्व इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें आपने देखा था कि ये हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपने देखा था, याद है? इसमें से आपको बेसिकली 3 डेटा निकालने थे। पहला तो हमारा सेंटर क्या होगा, तो अगर कोई ऐसा इक्वेशन आपको मिल जाए तो आप कंपेयर करना। यहाँ से हमारा सेंटर हो जाएगा -g और -f, और हमारा रेडियस हो जाएगा r। ठीक है। और रेडियस का कैसे निकालोगे, क्योंकि जी एफ सी डिटरमाइन करेगा। जी एफ और सी की हेल्प से आप सब निकालोगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपने देखा था सेंटर और रेडियस का। तो बेसिकली सारी चीजें यहां से आने वाली है। और आपने एक चीज देखा था, अगर सेंटर हमारा 0,0 हो जाए, इसी का एक स्पेशल केस, अगर एच भी 0 और ये मान के चलो सेंटर क्या है एच और के, इसकी वैल्यू को 0,0 दे दो, ये 0 कर दो, ये 0 कर दो, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, जब सेंटर 0,0। ठीक है। तो इस तरह से चीजें क्या होती हैं, हमारे चलती है। तो देखो इतने में आज ये दो जो मेन है, इसी से देखना बहुत सारी चीजें आज आपका आंसर आने वाला है। और हमने क्या देखा था, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। एक, अगर पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, एक सर्कल के, जैसे मान के चलो, ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं
कि अगर आपके पास एक सर्कल है और एक पॉइंट मान के चलो ये P, ये सर्कल के क्या है, बाहर है। मान के चलो एक पॉइंट Q, ये सर्कल के क्या एकदम एग्जैक्ट सर्कल पे ही है, और एक पॉइंट है आपके पास R, ये सर्कल के क्या है, अंदर है। तो अगर आपको मैं एक पॉइंट दे दूं तो आपको बताना है कि वो सर्कल के इनसाइड में है या उसी के ऊपर है बाउंड्री पे या फिर आउटसाइड है। ये कैसे बताते हैं? तो इसमें क्या करना होता है आपको, स्टेप 1 आपका है कि आप क्या करो, पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन से सेटिस्फाई कर दो। आप क्या करो, सेटिस्फाई कर दो। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास सर्कल का इक्वेशन है ना, इसमें वो पॉइंट की वैल्यू रख दो x और y, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो समझ लो आउटसाइड होगा, सर्कल के आउटसाइड जा रहा है। अगर 0 होगा तो एकदम ऑन बाउंड्री पे होगा, और अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या होगा, इनसाइड होगा, सर्कल के अंदर होगा। ये एक बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है सर्कल के। आवाज आ रही है ना आप सबों को, कोई दिक्कत? एक बार चेक कर लेता हूं, आवाज आ रही है, ठीक है। तो एक पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल आ गया। एक आपका ये आ सकता है, वो इंटरसेप्ट फॉर्म है वैसे, लेकिन ट्रिक बता देता हूं, मतलब ट्रिक क्या, एक तरीका बता देता हूं कि कैसे आप कर सकते हो। एक टॉपिक है जनरली आपका आता है, इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय अ सर्कल। इंटरसेप्ट मेड on the axis by a circle तो देखते हैं कि इंटरसेप्ट कैसे मेड होता है। जैसे 2 केस लूंगा जनरली अभी यहाँ, ऐसे इसके टोटल 5-6 केस हैं, 2 केस लेता हूं जनरली, ठीक है। एक मैं केस 1 ले रहा हूं यहां पर, और इधर केस 2, देखना एक ही साथ कैसे समझ जाओगे। केस 1 में मैंने लिया है कि व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी। अगर हमारा सर्कल क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब 1.0,0 होगा, ठीक है। और हमेशा सेंटर क्या होता है, h, ये मैंने अपना माना हुआ है। सर्कल जो है हमारा 0,0 से पास कर रहा है और सेंटर हमारा h, है। तो आपको इस सर्कल का इक्वेशन बताना है। और केस 2 आपके पास है, एक और केस ले लेता हूं, व्हेन द सर्कल टचेस एब्सिसा x एक्सिस। अच्छा नहीं, एक ऐसा केस ले लेता हूं, चलो, व्हेन द सर्कल टचेस एब्सिसा, सिर्फ क्या कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, h, k। तो इन दोनों का इक्वेशन आपको बनाना है। बहुत इजी है क्या? इजी है। आपको हमेशा जो भी चीज करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इसीलिए नाम है, यहां से आप चीजों को उठा सकते हो, ये हर जगह सही है। अब इसी में इक्वेशन में देखते हैं क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। जहां h और k सेंटर है, h और k सेंटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिपेंड करता है कि r क्या होगा। r हमारा बताइए क्या होगा, r ये हमारा r होता है ना, तो r में दिख रहा है कि मुझे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जो r है वो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। r में किससे निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। यहां से हम अब करोगे, चलो अब करते हैं। ये छोटा छोटा दिख रहा है ना आपको, ये रिवाइज करा रहा हूं। जब आपको अगर पढ़ना होगा तो आप ऐप पर जा सकते हो, मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप पर आपको बताया गया है कितनी बारी। आप इस ऐप पर जाइए, यहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करके अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 आप पढ़ सकते हो। यहां पर जाइएगा, यहां से आप
अप्लाइड मैथ्स 1, ये आप पढ़ सकते हो। इसी तरह अप्लाइड मैथ्स फिजिक्स का भी है और इसी तरह अप्लाइड मैथ्स केमिस्ट्री का भी है। काफ़ी नॉमिनल फीस है। सारे वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहते हैं तो ऑफलाइन पे भी आ जाओ। इस पे क्या है ना, आपको जनरली कितने यूनिट्स पढ़ने हैं वो भी लिख देता हूँ। इसमें बेसिकली आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने थे ये दिख जाएगा, ये कलर। आपको पहला जो यूनिट पढ़ना था वो आपको पढ़ना था ट्रिगो, वो फिनिश हो चुका है, वो फिनिश हो चुका है। दूसरा आपको पढ़ना था अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके पास लॉग था, तो लॉग फिनिश हो चुका है। उसके बाद आपके पास था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास था स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, ये भी फिनिश हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपका चलेगा डिफरेंशियल कैलकुलस, और ये इसकी 1 और इसका 2 है। तो जो भी दिल्ली पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है उनके अकॉर्डिंग तो पूरा ये कराया जा रहा है, ये बेसिक है। और भी अगर आपको अप्लाइड मैथ्स 1 में कुछ पढ़ना है तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर पर्सनली बता सकते हो कि सर ये भी करा दो, तो वो चीज़ें आपको ऐप में करके दे दी जाएंगी। ठीक है। यूट्यूब पर क्या होता है, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है कि आप देख पाओ कि ये इतनी सारी चीज़ें कवर है, सवाल बनने का तरीका ये है सर का। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो। नंबर है ये आपका अप्लाइड मैथ्स है, फिजिक्स भी ऐसे ही पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ सकते हो। नंबर आपका मॉड्यूलेशन ऐप पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। आज करते हैं सवाल। ये भी वही केस है। अच्छा, यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला तो मैं ये आ रहा था, तो यहाँ से अब एक्सपेंड करो a² प्लस b² माइनस 2hx प्लस y² प्लस k² माइनस 2yk माइनस 2yk। और है ये रेडियस। रेडियस की वैल्यू अभी अपने क्या निकाली, ये देखो यहाँ से सिर्फ r है लेकिन ये r² है, तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो सिर्फ आ जाएगा h² k²। क्या आ जाएगा, h² प्लस k²। इस चीज को छोटा करना पड़ेगा, है ना। आ जाएगा क्या, h² प्लस k²। यहां से देखो तो क्या आ जाएगा, h से तो ये h कटता हुआ सा दिख रहा है, ये h से h कट जाएगा, ये k से k कट जाएगा। इक्वेशन आपके पास क्या बच जाएगा, x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2yk इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन। तो ये इक्वेशन मुझे याद नहीं करना है। कोई मुझे इस तरह से नहीं बोलेगा कि सेंटर 0,0 है या फिर सेंटर से पास कर रहा है, ओरिजिन से सर्कल पास कर रहा है, तो इक्वेशन क्या होगा। मैं 10 सेकंड लगेगा तुरंत ड्राइव कर दूंगा। तो अपने माइंड को लाइट रखना है, इतना याद करके जाओगे तो क्या ही कर रहोगे। उसी बच्चे का एग्जाम अच्छा जाता है जो चीज़ों को थोड़ा सा, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब आधी चीज़ें आप वहीं पे कर दो, बस प्रैक्टिस की बात है। तो आपको हल्का लगेगा, अरे ये तो मैं कर ही दूंगा। इसको जो याद करेगा बेचारा वो कितना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी देखना ये बनाऊंगा तो मैं याद करूंगा, नहीं बिल्कुल कभी नहीं। मैं क्या करूंगा, इसी को अभी तुरंत ड्राइव कर दूंगा झट से। मेरा मेन इक्वेशन यही था, मुझे बताया गया है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप वैल्यू उठाओ और आप इसके ऊपर पुट कर दो। यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, डिपेंड करता है आर क्या होगा। यहाँ पर आर क्या हो सकता है बताओ। ये अगर आपका मान के चलो क्या है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, ये तो एक्स है ये वाई है, ये आर है ना। तो यहाँ से यहाँ क्या होता है एच, और यहाँ से यहाँ क्या होता है के। इसका मतलब आर क्या है मेरा, यही है ना आर, देखो यही है हमारा आर और यही है हमारा के। तो आर की जगह आप के रख सकते हो। तो देखो आर की जगह पर आप क्या रख सकते हो, के का स्क्वायर। देखो तो कुछ कटेगा, के का टर्म कट जाएगा। के का टर्म क्या हुआ, कट जाएगा। तो यहां से आपका क्या आंसर आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2y के 2hx आ गया 2y आ गया प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख लिया क्या? इन दोनों इक्वेशन में देखो अंतर क्या है और सिमिलरिटी क्या है। सारा चीज सेम है, एक h का टर्म क्या हुआ एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक h का टर्म एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका x एक्सिस को टच करेगा, x एक्सिस को टच करेगा तो h का टर्म आएगा, x एक्सिस में h ही था ना, तो यहां से आप कंपेयर, कभी भी इस इक्वेशन को देखूंगा तो मैं बोलूंगा अच्छा ये h का टर्म है यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है x को टच कर रहा है। इसी तरह y का, यहाँ पर अगर k स्क्वायर आ गया तो y का, और यहाँ पर कोई नहीं है तो इसका मतलब सेंटर 0,0 से पास कर रहा है। इसके 5-6 केसेस हैं, सबको आप बारी बारी से करके आंसर ला सकते हो। अब जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है इतनी चीज़ों से आज का सवाल तो आपका बन जाना चाहिए। आज का क्या पूरे सर्कल का सवाल बन जाएगा। तो क्वेश्चन 1 से बनाना शुरू करें क्या? क्वेश्चन 1 से बनाना शुरू करें। जो भी लीड के बच्चे हैं वो बेसिकली प्रिपेयर हो जाइए, है ना। आप सबों के लिए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कुछ काम किया जा रहा है और आपको ज़्यादा क्योंकि जो दिल्ली पॉलिटेक्निक का है, आप तो देख ही लिया आपने, हम तो लास्ट यूनिट पर पहुंच चुके हैं, वो डिफरेंशियल कैलकुलस पे पहुंच चुके हैं। ये फिनिश हो जाएगा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और ये आपका मैथ्स 1 फिनिश हो जाएगा। अब बारी है लीड वालों की। लीड के लिए काफ़ी, लीड का सिलेबस तो आपको पता है लंबा होता है यार, पूरा मैथ्स पढ़ाना होता है 11-12 का। लीड के जो मैथ्स का सिलेबस है, लीड का जो भी मैथ्स का सिलेबस है, लिखने का नहीं करता है, वो पूरा 11th एंड 12th का NCERT है। तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत चैप्टर है तो आपको अभी से लग जाना चाहिए और चीज़ों को धीरे धीरे फिनिश करना चाहिए, ठीक है। इसे अच्छे से लिख देता हूं। जो भी हमारे लीड के बच्चे हैं, और खास करके 3rd सेमेस्टर वाले, 4th, और वेरी इंपॉर्टेंट रेड से बता रहा हूं, जो लास्ट वाले सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, 5th सेम वाले, आप अपना रेडी हो जाओ, क्योंकि जो मैथ्स का सिलेबस है वो कितना ज़्यादा है। देखो मैथ्स का जो मैथ्स का सिलेबस है वो 11th एंड 12th का पूरा क्या है NCERT है। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं, लगभग आपके 25 से 30 चैप्टर हो जाते हैं मतलब, और ये आपको पूरा कवर कराया जाएगा रिकॉर्डेड, मतलब ऑनलाइन पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा आपको ऑनलाइन। अगर कोई डाउट है तो आप आ जाइए ऑफलाइन, ठीक है। और ये तो मैथ्स का बता रहा हूँ, इस तरह से जो भी आपके चारों सब्जेक्ट है, एक तो मैथ है ही ना, उसके बाद एप्टीट्यूड भी है, उसके बाद फिजिक्स भी है, उसके बाद आपके पास कंप्यूटर भी है, रीजनिंग भी है, और भी बहुत सारे हैं, आपके पास अप्लाइड मैकेनिक्स भी है। तो सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको मॉड्यूलेशन 2.0 पर कराई जाएंगी और काफ़ी नॉमिनल फीस है। इस तरह से आप जुड़ के जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म कीजिए, ये बार बार बताया, क्योंकि अब हमारा जो दिल्ली पॉलिटेक्निक वाला है उसको हमने काफ़ी ज़्यादा तैयार कर रखा है। अब लीड की बारी है, ठीक है, अब लीड की बारी। इस तरह से इसका आप टाइटल लिखो। अब लीड की बारी। तो तैयार हो जाइए,
और आप धीरे धीरे हमसे जुड़ के अपना सिलेबस फिनिश कीजिए। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो कैसे कितने आप हलवे सवाल को बना दोगे, जो आपको बताया गया इतने में से ही, कोई बड़ी बात नहीं है। चीज़ों को बहुत आसान तरीके से बताना ही हमारा काम है, वरना डिफिकल्ट तो पूरी दुनिया कर ही रही है। तो डायलॉग हो गया। चलिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, आपके पास एक सर्कल का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है भाई? इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको इसका बताना क्या है? आपको सेंटर बताना है क्या होगा, और आपको रेडियस बताना है। अभी बताया था, इस इक्वेशन से आप कंपेयर करो। ये स्टैंडर्ड, ये क्या है? 2 डिग्री का इक्वेशन है सर्कल का। तो इसमें मैंने बताया था ना, कंपेयर करके निकल के आ जाएगा आंसर। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, और रिवाइज करा दो क्या थोड़ा सा, इधर से पीछे से वापस। ये देखो, इसमें से मैंने बताया था कि जो G और F है ये निकालो और माइनस लगा दो तो सेंटर हो जाएगा, और जो C है यहाँ पे भी C निकाल के पूरा स्क्वायर रूट लगा दो तो रेडियस आ जाएगा। बस इसी चीज को करते हैं, आ जाओ कंपेयर करते हैं, आ जाओ कंपेयर से पता चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या है कि x का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 2g। ठीक है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2f है और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? -6। तो g और f निकल गया, और c का क्या है यहाँ पर? -36। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो मुझे क्या पता चल रहा है? देखो 2g इज इक्वल टू क्या है? 2g इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से g इज इक्वल टू आ गया आपका 2, और मेरा सेंटर क्या होता है? -g, तो -2। मेरा 2f क्या है? कंपेयर इसी तरह करते हैं कोफिशिएंट से। 2f क्या है? -6। f क्या हो जाएगा आपका? -3, और मेरा कोऑर्डिनेट क्या है? -f, तो वो हो जाएगा। और c की जगह पर मेरा क्या है? -36। अब आप क्या करो? सेंटर निकालना है। चलो सेंटर फटाफट लिखो इसका, -g और -f का इसका सेंटर लिखो। खुद से नहीं करोगे क्या कुछ? पहले बताया था कि सेंटर हमारा क्या है? -g और -f। तो g की वैल्यू क्या थी हमारी? 2, तो -2, और i थी वहां -3, तो ये हो जाएगा 3। और रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास? रेडियस हमारे पास क्या था? √g² प्लस f² माइनस c। तो g² क्या हो जाएगा? 4, 9, और c क्या है हमारे पास? 36। माइनस का ना, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 13, 9, 3, 1, 4। अच्छा, ये तो एग्जैक्टली आ गया 7, तो रेडियस भी आ गया आपका 7। तो ये सब कुछ बेसिक सवाल है आपके। ठीक है, अगला सवाल करें। अब ये तो था न्यूमेरिकल, और अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट डायरेक्ट जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट करते हैं। द इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल ऑफ नॉन जीरो, सर्कल ऑफ नॉन जीरो रेडियस। अब ऑप्शन है आपके पास g² प्लस f² माइनस c। ऐसे क्वेश्चन बच्चे जनरली छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि ये क्या हार्ड है, जबकि पता है 1 सेकंड का, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है।
ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। और हिंट दे दूं क्या? हिंट यहाँ पे छिपा हुआ है, इसी में छिपा हुआ है। ठीक है, ये देखिए रेडियस है, मतलब सर्कल का रेडियस जो है नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो कभी ना हो। अगर इसकी पूरी टर्म जीरो हो गई तो सर्कल का रेडियस जीरो हो जाएगा। नॉन जीरो है इसका मतलब या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। नेगेटिव सर्कल क्या देखा है कि छोटा ही हो जाए, पॉइंट सर्कल तक सुना है। मतलब नॉन जीरो है तो मतलब पॉजिटिव जाएगा। तो इसकी वैल्यू को क्या करनी है, आपको पॉजिटिव कर देनी है। आपको क्या करना है, जो आपने सीखा है फॉर्मूला, आपने रेडियस का फॉर्मूला देखा है कि होना चाहिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसकी वैल्यू अगर हमारी जीरो से बड़ी हो जाए तो हमारा सर्कल हो जाएगा नॉन जीरो। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो, पहला ही है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था और इस बेसिस पे आपने ये सवाल बना लिया। अगला सवाल पे चले। सवाल तो आपको बहुत सारे कराने हैं मुझे। ठीक है, ये सवाल देखो कितना अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल। अगला सवाल लिख रहा हूं, देखो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल what is the radius of the circle, what is the radius of the circle touching x axis at touching x axis at 3,0 and y axis at 3,0 3,0 और 0,3 0,3 और आपके पास ऑप्शन है 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो इस सवाल को देखते हैं, हिंट दे। हिंट से अभी हिंट हल्का हल्का दिया जा रहा है ताकि आप थोड़े मोटिवेट उसको बनाना। इसके बाद तो खुद ही मुझे हिंट दोगे आप, मैं बहुत सारी गलती कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, तो 3,0 पे, और वाई को कर रहा है 0,3 पे। अच्छा, सर्कल कुछ इस तरह से लगता है, सर्कल जो है इस तरह से टच करता हुआ ऐसा है, समझ रहे हो ना, सर्कल है में, ये सर्कल ही है हमारा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, अच्छा ये देखो तो ये क्या हो रहा है ना, ये भी 3 है और ये भी 3 है, मतलब रेडियस क्या है, दोनों साइड से सेम है। अरे रेडियस तो एक ही बार में आ गया है, यही तो है हमारा रेडियस, और रेडियस 3 यूनिट दिख रहा है, विदाउट एनी कैलकुलेशन आंसर आ गया। इस चीज के लिए इतना क्या सोचना था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 देखते हैं।
क्वेश्चन 4 आपके पास क्या है, ax स्क्वायर दिया हुआ आपके पास, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx नहीं 2hxy 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy 2gx प्लस 2fy प्लस ए हमारा 0 के जहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। टू रिप्रेजेंट अ सर्कल, टू रिप्रेजेंट अ सर्कल द रिक्वायर्ड कंडीशन विल बी, the required condition will be, क्या क्या हो सकता है बताइए, a इज इक्वल टू बी तो होगा एंड c इज इक्वल टू 0, वेरी गुड। अगला आपके पास ऑप्शन है f इज इक्वल टू g तो होगा, h इज इक्वल टू 0। अगला ऑप्शन क्या है, a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0। और अगला क्या है, f इज इक्वल टू z एंड c इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये सवाल यहां से निकल के आया है, जब मैंने बोला था, अरे बहुत ज्यादा पढ़ा दिया क्या, 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन ये होता है जी। देखो सिमिलर सा मिल रहा है क्या, वहां भी कुछ था लेकिन उसमें 1-2 टर्म गायब थी। तो 2 डिग्री कर्व का जो सर्कल का इक्वेशन है इस तरह से नहीं आता है, ये सर्कल का बहुत बाद में आता है, आपको थ्योरी में पढ़ाई गई थी वहां देखना। हमेशा से जो ये इक्वेशन होता है ना, ये जो इक्वेशन होता है ये होता है आपका 2 डिग्री कर्व का। 2 डिग्री कर्व मतलब बहुत सारे होते हैं, एक तो आपका ये भी कर्व है, आपका ये भी कर्व है, आपका ये भी कर्व है और आपका ये भी कर्व है। ये सर्कल है, ये आपका एलिप्स है, ये पाराबोला है, ये हाइपरबोला है। सबके लिए यही इक्वेशन सेटिस्फाई कराती है, ठीक है, सबके लिए यही है। अब इनमें से सर्कल के लिए कंडीशन क्या आ जाती है, वो आपको थ्योरी में बताया गया था कि जब आपका a इज इक्वल टू बी हो और h का टर्म 0 हो जाए। ये देखो ये टर्म गायब करना है मुझे, ये टर्म गायब तब आ जाएगा ना, और a और b कर देंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2gx 2fy। तो ये कंडीशन किस में है, c में। आ गया आंसर। समझे? तो ये था आपका। अब एक यहां पर इसी में और ऐड कर देता हूं, यहां पर हमारा एक और कर्व का इक्वेशन था, उसे में हमने कहा था डायामीटर फॉर्म। क्या कहा था, डायामीटर। डायामीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, तो याद कीजिए x माइनस x1 था और x माइनस x2 था, प्लस y माइनस y1 था और y माइनस y2 था, 0। ये हमारा डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल होता था। और इसका फिगर कैसा बनता था याद है, इस तरह से आप जब डायमीटर बनाओगे तो यहाँ पर आपका x1 y1 आना चाहिए और यहाँ पर आपका x2 y2। अरे ये इस और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और कुछ नहीं है, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अब एक सवाल इसके ऊपर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रेडियस ऑफ द सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस बताना है क्या। अच्छा इक्वेशन दिया हुआ आपके पास,
x माइनस 5 x माइनस 1 x माइनस 5 x माइनस 1 प्लस y माइनस 7 y माइनस 4। ये अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, उस इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है। हिंट में क्या है, जब तक आप उस इक्वेशन से कंपेयर नहीं करोगे तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है। तो वहां था x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। अब आप क्या करो, खुद से कंपेयर करो। कंपेयर तो कर सकते हो। इसकी जगह आ गया आपका x1 की जगह आ गया 5 और x2 की जगह आ गया 1, 7 और आ गया 4। इसका मतलब क्या, x1 और y1 क्या आ जाएगा, x1 और y1 हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये x1 है, ये y1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा हमारा 5 और y1 हमारा हो जाएगा 7। एक कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा है हमारा x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 1 y2 हमारा क्या हो जाएगा 4। और इससे हमारा क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा और ये हमारा हो जाएगा डायामीटर। इससे हमारा क्या होगा, एक सर्कल बनेगा और ये हमारा हो जाएगा डायामीटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डायामीटर। रेडियस हमें पूछा है, तो रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ। डायामीटर कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डायामीटर किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और ये आ जाएगा आपका 2। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आता है, याद है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, अरे कोऑर्डिनेट में कितना तो पढ़ा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि सर x1 माइनस x2 करूं या x2 माइनस x1। तो आपको इसके लिए बता दूं कि आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद सारी वैल्यू पॉजिटिव ही निकल के आती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस फॉर्मूले को रखते हैं, आ जाओ, इस फॉर्मूले को रखते हैं। 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 प्लस 4 माइनस 7 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये आ जाएगा 25 का रूट क्या होता है 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन थे हमारे पास। तो इस तरह से आप सर्कल रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो अभी जिनके लिए भी ये सारा मैसेज था, लीड वाले हो या डिप्लोमा वाले हो या सेमेस्टर वाले हो, लीड वाले हो आप, सेमेस्टर वाले हो, ये 11-12 जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है और अभी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था, ये चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तो आप उस वजह से देख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जैसे कह रहे थे कि सर ये लीड कौन होते हैं। अरे अगर आपको बीटेक करना है तो आपको लीड का एग्जाम देना होता है। अगर आपको बीटेक करना है तो लीड का एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी। अगले सेशन में मिलते हैं, अब तक के लिए थैंक यू।